Hi guys, welcome to lecture number 3. So the agenda for this particular session is going to understand, what was the economic situation, economic performance, and how were we doing in terms of poverty and inequality during the period of 1980s to 2014. सो 1980 से लेके 2014 के पीरियड के बीच में पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरीके का था वो तो हमने देख लिया था। तो अब विद इन दैट बैकड्रॉप वो चीज ध्यान में रखते हुए वी नाउ हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वाज द इकोनॉमी परफॉर्मिंग, व्हाट वर द पॉलिसीज दैट वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, या किस किस तरीके के चैलेंजेस जो है इकोनॉमिक तरीके से हम लोग फेस कर रहे थे। डिड पॉवर्टी numbers go down, inequality बढ़ी कम हुई, what happened within states, which ones were the poorest, which one was the richest, ये सब चीजों के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है। सो जो हमारा टाइम पीरियड था 1980s के पहले, वहां पे द मेन फोकस वाज ऑन सेल्फ सस्टेनिंग, देयर वर लॉट ऑफ नेशनलाइजेशन हैपनिंग, लाइसेंस राज वाज देयर, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर रहता था, हर चीज के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो सिचुएशन वाज नॉट मार्केट फ्रेंडली एज इन ट्रेड इन टर्म्स, ट्रेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड भी नहीं था, प्राइवेटाइजेशन भी उतना प्रोमिनेंट नहीं था। एंड for anybody to do business in India at that point of time, it was very, very tough. हर चीज के लिए it used to take time, it used to take licenses, तो बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड उस वक्त तक इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी एज कंपेयर टू सम अदर ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के सिमिलर लेवल्स पे हुआ करते थे, दे वर ग्रोइंग इन अ बेटर मैनर। एंड उनकी सक्सेस को देख के एंड इंडिया की परफॉर्मेंस को देख के इट बिकेम क्लियर दैट जो भी इंडिया पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा है दे आर नॉट वर्किंग आउट। सो इट बिकेम प्रोमिनेंट कि देयर नीड्स टू बी सम चेंज, या जिस तरीके से चीजें अभी हो रही हैं दैट इज समथिंग विच कैन नॉट वर्क। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इन देयर वाज अ नीड फॉर बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, कि एटलीस्ट आप बिजनेसेस को प्रमोट करो, तभी ज्यादा से ज्यादा आप जॉब जनरेट कर सकते हो। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज वर नीडेड, पॉलिसीज वर नीडेड। ठीक है। सो हम 1980s की बात कर रहे हैं। सो इंदिरा गांधी लीडरशिप वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो शी हैड ऑल्सो लर्न हर लेसन्स 1980s में जब शी केम इन टू पावर। सो शी हैड लर्न कि जिस तरीके से पहले चीजें चल रही थी दैट वोंट वर्क। जो उनका लेफ्टिस्ट टर्न था कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, सो बिजनेसेस के परस्पेक्टिव से थिंग्स वर नॉट वेरी वेरी फ्रेंडली। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम वेर इन देर वॉज अ नीड फॉर लिबरलाइजेशन फेल्ट। तो वो सारी चीजें होने लगी बट नॉट इन अ वेरी फुल फ्लेजेड मैनर, देर वर स्टिल लॉट ऑफ हेजिटेंसी। सो वी वर सेइंग दैट वी स्टार्टेड अडॉप्टिंग hesitant, piecemeal liberalization. It was not a full-fledged policies. There were some policies which were changed at different places. Piecemeal तरीके से चीजें करने का मतलब है कि टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ वहाँ थोड़े बहुत चेंजेस किए, बट it was not in a very planned manner that the things were being done. एंड जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही थी दे वर मोर बिजनेस फ्रेंडली रादर देन बीइंग मार्केट फ्रेंडली। सो बिजनेसेस को टारगेट किया जा रहा था, गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि हमें बिजनेस कम्युनिटी के सपोर्ट की जरूरत है। सो दे स्टार्टेड adopting few business friendly policies, but at that point of time also we were not very pro market. So business friendly policies rather than market friendly. And they, at that point of time, they realized that they would like to have support from the business community
So things were adopted so that the business community can also benefit. उस चीज का रिजल्ट ये रहा कि अगर हम लोग पुराने टाइम से कंपेयर करें, जो 3.5% जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते थे, वहां से ग्रोथ रेट इंप्रूव हुई. इट बिकेम क्लोज टू लेट्स से 5.6% पर ईयर ड्यूरिंग 1980s. सो 1980s के टाइम पे द ग्रोथ रेट was close to this number. लेकिन majority of the growth was because of the government expenditure that was going on. गवर्नमेंट ने काफी एक्सपेंडिचर किया ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. फिजिकल एक्सपेंशन इसको बोलेंगे. वेरी सो ये जो ग्रोथ है ये मेजरली बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्सपेंशन थी. जब सरकार बहुत ज्यादा खर्चा करती है ऑन प्रोजेक्ट्स, ऑन पॉलिसीज, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब इसको हम लोग फिजिकल एक्सपेंशन का नाम देते हैं. सो फिजिकल एक्सपेंशन की वजह से देयर वाज ग्रोथ हैपनिंग. बट if you do too much spending and your income is not growing appropriately, that means you have to take debt. आपको कर्जा लेना पड़ेगा. सो चीजें कर्जा ले लेके हो रही थी, आपका डेट बढ़ता जा रहा था, फिजिकल डेफिसिट बहुत हाई हो गया था, जो कि इवेंचुअली एक प्रॉब्लम में टर्न आउट हो जाता है, जो हमने लेटर ऑन देखा भी कि 1991 के टाइम पे द सिचुएशन वाज वेरी वर्स. सो वी वर फेसिंग प्रॉब्लम ऑन ऑल फ्रंट्स. तो बट लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करना इज नॉट सस्टेनेबल. इट इज वेरी अनसस्टेनेबल. तो अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करी जाए तो फिजिकल डेफिसिट वाज अराउंड 5% ऑफ जीडीपी इन 1970s. 1970s के टाइम पे फिजिकल डेफिसिट 5% ऑफ जीडीपी हुआ करता था. बट ये 1980s का टाइम आते आते फिजिकल डेफिसिट 10% ऑफ जीडीपी हो गया. And this is a huge number. And also note that the GDP is also growing. ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और जीडीपी भी बढ़ रही है और ये परसेंटेज भी बढ़ रहा है. तो आप समझो अमाउंट के टर्म्स में तो ये कितना नंबर ग्रो कर रहा होगा. ठीक है. तो इस चीज की वजह से ही it's a recipe for a full blown macroeconomic crisis, which we also saw later on happen. So macroeconomic situation was not in a proper manner. ठीक है. So at the end of the decade of 1980s, which is we saw in 1990s, so we were in a crisis-like situation. Okay. So and 1980s के टाइम पे because we were not very open to फॉरेन कंपटीशन, तो डोमेस्टिक लेवल पे भी या फिर फॉरेन लेवल पे भी वी वर नॉट फेसिंग वेरी ह्यूज कंपटीशन. तो जेन्युइन कंपटीशन की काफी कमी थी इंडस्ट्रीज में. ठीक है. एंड जो रियल रिफॉर्म्स है वो 1991 के बाद ही पिक्चर में आए, जब चीजों को फुल फ्लेजेड तरीके से रिफॉर्म करने के बारे में सोचा गया. ठीक है. एंड इट वाज नॉट आउट ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, बट बिकॉज आवर सिचुएशन वाज इन सच अ मैनर कि अब हमें बाहर से असिस्टेंस चाहिए अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए. और वो बाहर से असिस्टेंस आपको अगर लेनी है तो यू विल हैव टू अग्री टू लॉट ऑफ the conditions that they have, and those condition also included opening up your doors. ठीक है. So 1991 तक आते आते we needed lot of we were in a crisis like situation and we needed radical reforms. ठीक है. तो हमने उस वक्त पे जो क्राइसिस था उसको किस तरीके से केटर किया. आईएमएफ की असिस्टेंस ली टू डील with the macroeconomic crisis. ठीक है. Apart from that, 1990s was the time wherein we saw the collapse of Soviet Union as well. So जहाँ पे मेजर जो स्कूल ऑफ थॉट था वो ये था कि चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेंगी. कम्युनिज्म was the primary school of thought under which things were operating at that point of time in Soviet Union. बट विद द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन ये चीज समझ में आ गई थी कि इस तरीके की स्ट्रैटेजी जो वहां पे इम्प्लीमेंट होती थी वो अब काम नहीं आएंगी. वो रिजल्ट भी देखने को मिल रहे थे. सो देर वर अ नीड ऑफ थिंग्स टू बी चेंज्ड एंड वी कैन नॉट फॉलो द पॉलिसीज दैट वर बीइंग फॉलोड ओवर देयर. सो देर वाज अ नीड ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स. Structural reforms, structural adjustments were needed.
And they were also needed because if we took IMF assistance, this came with some conditions which also required कि आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चरली बदल लोगे. Structural adjustments were needed to secure the loan also. मतलब लोन लेने के लिए भी आपको कुछ कंडीशंस मैनेज करनी पड़ेंगी. So, under the leadership of P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh being the finance minister at that point of time, those reforms were undertaken. और वो reforms में किस तरीके की चीजें थी? It was a very bold liberalization agenda जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, which included removal of कि आप बहुत सारे जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हैं इंडस्ट्री पे और जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं उनको रिमूव करोगे. सो रिमूवल ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स. उसके अलावा जो आपने क्वांटिटी बेस्ड इंपोर्ट्स पे कंट्रोल लगाए हुए हैं कि आप इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो, वो सब आपको रिमूव करनी पड़ेगी. और जो भी टैरिफ्स हैं, जो भी इंपोर्ट टैरिफ्स लगते हैं, उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. सो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे. जो कोटा, जो क्वांटिटेटिव इंपोर्ट कंट्रोल भी बोलते हैं, इंपोर्ट कोटा भी बोलते हैं, जिसमें आप क्वांटिटी फिक्स कर देते हो कि यू कैन ओनली इंपोर्ट दिस मच. So those you have to remove. You would also have to reduce the tariff, the import quotas, the import tariffs that you are implementing. You will have to reduce that. Apart from that, you will have to be open to foreign investment. तो foreign investment के लिए भी open up करना पड़ेगा अपनी economy को. और इन्वेस्टमेंट के लिए जो लाइसेंसेस की जरूरत है फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी, तो उन चीजों को भी स्क्रैप करना पड़ेगा. सो एक तरीके से the end of lot of licenses and controls at the end of the government. These were the liberalization things that were undertaken at that point of time. So, that was the point of time wherein India shifted in terms of policies to being a market oriented economy. ठीक है कि that was the point of time wherein India was on the path of becoming a market oriented economy. ठीक है. तो अब इस चीज का impact क्या हुआ? It, you know, starting may because of whatever problems that we were facing, there was some initial economic pain, but later on it resulted in boosting of our productivity, and it was also being called as the end of the license raj, because पहले हर चीज के लिए लाइसेंसेस की जरूरत थी. अब वो मैंडेट किया जा रहा था कि वो सब आपको रिमूव करना पड़ेगा. सो इट वाज कंसिडर्ड द एंड ऑफ लाइसेंस राज, एंड that means more and more businesses will pop up because there will be lesser number of restrictions now. So एक entrepreneurial class जो है वो emerge करने लगी. These kind of things we were seeing. And companies also started to increase their investment, corporate investments, corporate savings, overall investments जो है they started rising. ठीक है. तो ये सारी चीजें हुई. तो अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी को एनालाइज करें, परफॉर्मेंस को पोस्ट 1993, अगर चीजों को देखें, सो दिस वाज द सिचुएशन वेयर ऑल दीज पॉलिसीज वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड. तो 1993 से लेके अगर 2003 की बात की जाए, तो ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ थी इस पूरे पीरियड के दौरान, जीडीपी ग्रोथ वाज अराउंड 6% पर ईयर. एंड अगर हम लोग इसको 1980s के टाइम से कंपेयर करें, तो 1980s के टाइम पे इट वाज 5.2% एनुअल ग्रोथ रेट. सो यहाँ से ये 6% पर एनम की ग्रोथ रेट को अचीव किया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. 2003 से लेके 2008 के टाइम पीरियड जो था, दैट वाज पीरियड ऑफ वेरी हाई ग्रोथ रेट. सो ग्रोथ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8.5%. 8.5% annually, annual growth rate 8.5%, very high growth rate period. What was causing this high growth at this point of time? तो पहली बात तो global economic conditions were very favorable. The whole world was in a situation of boom. ठीक है. सो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस काफी फेवरेबल थी. प्राइसेस ऑफ ऑयल भी काफी लो थे. इंडिया वाज हैविंग गुड हार्वेस्ट आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो एवरीथिंग ग्लोबली वाज इन आवर फेवर. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली जो है, मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले जो है, we had the policies of liberalization, globalization and privatization. वो भी अपने benefits अभी reap करेंगे with some delay in time. तो वो सब cumulative सारे results
जो है हमें एक साथ मिल रहे थे. एंड बिकॉज ऑफ राइज इन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, वी वर सीइंग रैपिड ग्रोथ रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. So cumulative effect of the 1991 reform, and apart from that, favorable global conditions were also, favoring the growth rate in the country. So this was happening, but every good thing comes with, some stop. So in 2008, we were facing global financial crisis. So this was a housing crisis which started in US, and then because US was so much connected, every other country was so much connected with US, and everybody is invested everywhere, like it's just a lot of mingling up. So the entire system everywhere was, because everybody was connected to US, so things started collapsing everywhere, and the world went into a recession. Very few countries were isolated, or they had very less impact, India being one of them. So global financial crisis was, seen in 2008. So 2008-9 के टाइम पे जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 6.7% हो गई. But because India was not very much connected at that point of time, so we were very much more or less insulated from that. तो growth rate rebound होके पुराने levels, not exactly पुराने level, but it rebounded quickly. All right. So with that in mind, so now after 2011 and 2014 के पीरियड की अगर हम लोग बात करें, so what started happening, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होने लगी, क्योंकि जो 2003 से लेके 8 के पीरियड में था, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हाई हो गई थी, बहुत ज्यादा ओवर बोरोइंग हो गई थी बूम पीरियड्स में. तो अब देर वॉज अ नीड ऑफ डी लेवरेजिंग एज वेल. जब आप बहुत ज्यादा बोरो कर लेते हो तो देन कम्स अ पॉइंट ऑफ टाइम वेर इन यू डोंट बोरो एट ऑल. So it was that time. Apart from that, although there were a lot of investments that were being done during the boom period, but there were a lot of government failures were seen. बहुत सारे करप्शन स्कैंडल्स, बहुत सारी इकोनॉमिक एफिशिएंसीज इनएफिशिएंसीज देखने को मिल रही थी. सो द इंटायर गवर्नमेंट वाज इन अ स्टेट ऑफ फेलियर एंड पॉलिसी पैरालिसिस. प्रोजेक्ट्स आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए थे, प्रोजेक्ट रुक गए थे, फाइलें बेसाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को डर है कि पता नहीं कौन किस चीज में फंस जाए. सो द कल्चर बिकेम कि ठीक है, जो चीज जैसे चल रही है वैसे ही चलने दो, वी वोंट पुश इट, बिकॉज यू नेवर नो हु गेट्स इनटू व्हाट ट्रैप, अब कौन सा नया स्कैंडल अनाउंस हो जाएगा. सो इट वाज एन इंटायर सिचुएशन ऑफ रेड टेपिज्म, ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस मतलब कि थिंग्स थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो गई हैं, देयर इज नो मूवमेंट हैपनिंग. तो दैट वाज द सिचुएशन दैट वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स के पीरियड थे, अब वो दैट वाज बीइंग faced with a period wherein not so much investment was happening, because गवर्नमेंट के साइड से भी चीजें उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लग रही थी. बहुत ज्यादा करप्शन स्कैंडल्स में भी लोग फंस रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, and nobody was ready to bring in a very big huge policy changes also to rectify this. So the entire policy paralysis situation was there. और अगर आप उस टाइम पे, अब मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी उसकी अगर बात करोगे, तो अराउंड 10% इन्फ्लेशन थी उस वक्त में. फ्रॉम 2008 से लेके इस पूरे पीरियड में ऑन एन एवरेज 10% इन्फ्लेशन रेट रही. कैड, जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, दैट वाज अबाउट 4.5% ऑफ जीडीपी इन 2011 and 12. So there were a lot of gold that was being imported at that point of time, which was also contributing to CAD. And apart from that, there was a lack of reforms at the end of the government, जो ग्रोथ रेट को हिंडर कर रहे थे. ग्रोथ इसीलिए इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही थी. तो अगर 2013 में बात की जाए तो द ग्रोथ वाज अबाउट 5%. तो एक तरीके से आप पहले काफी बूम में थे, एंड देन बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस, growth again became very low, which was annually about 5%.
And then later on, with the advent of new government in 2014, macro economy slowly stabilized, but investment or growth फिर भी sluggish ही रहे. Uh, they were not up to the level that were seen earlier. They were still sluggish. They were still slow to adapt. Okay, so ओवरऑल पूरी चीजें अगर डिस्कस करी जाए तो इकोनॉमी में जो 1991 में रिफॉर्म्स थे, उनके लास्टिंग बेनिफिट्स थे जो आने वाले डेकेड्स में देखने को मिले, बट दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंट पॉलिटिकल विल. कंसिस्टेंटली आपको पॉलिटिकल लेवल पे भी उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की विल रखनी चाहिए थी, जिसकी वजह से द रिजल्ट्स कुड हैव बीन बेटर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो 1980s के टाइम पे फिजिकल एक्सपेंशन था, that ultimately led us to a crisis situation in 1990s, because of which we had to implement a lot of other things. Those implementations have given us benefits only, benefits दिए हैं, लेकिन to begin with that situation was because of those 1980s में जो fiscal expansion हो रहा था, which was unsustainable. ठीक है. Apart from that, लिबरलाइजेशन की वजह से काफी प्रोडक्टिविटी गेन्स रहे, कॉर्पोरेट ग्रोथ भी हुई, बिजनेसेस भी ग्रो किए, बट साइड बाय साइड देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ रिफॉर्म्स एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट. और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट या इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिफॉर्म्स नीडेड हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए रिफॉर्म्स नीडेड हैं, वो कंसिस्टेंटली अगर नहीं किए जाएं तो वो जो गेन्स हैं वो एक तरीके से विल नॉट बी फुली एबल टू मटीरियलाइज. ठीक है, तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली कीप रिफॉर्मिंग द इकोनॉमी इन ऑर्डर टू गेट फुल बेनिफिट ऑफ ऑल दोज पॉलिसीज. तो जो उस वक्त पे अलग अलग करप्शन स्कैंडल्स निकल के आ रहे थे, दे काइंड ऑफ जिसकी वजह से थोड़ा सा डाई डाउन हो गया था जो भी रिफॉर्म्स के पोटेंशियल रिजल्ट्स हो सकते थे जो 1991 के टाइम पे लिए गए थे. ठीक है, सो दिस वाज व्हाट वाज हैपनिंग टू द इकोनॉमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई, दैट वाज आउट ऑफ लॉट ऑफ डेस्परेशन ऑल्सो, बिकॉज नथिंग वाज हैपनिंग. Things were not moving, macroeconomy, the growth was falling, no projects were moving forward, investment also went down, and it seemed like nobody seemed to take any drastic reforms also before doing before the new elections. तो जिस वक्त पे 2014 में इलेक्शन थे, major campaigning was based on employment, youth, corruption. Those were the main discussion points uh, which were being discussed at that point of time. तो उसी basis पे election लड़ा गया, and then there was a change in the government also. BJP came to power with a full majority uh, because of all these things. ठीक है, so now we will have to get into the details regarding what was happening related to poverty situation and inequality situation. All right, so that will be the agenda for the next part. So now we would like to discuss regarding what was the situation of poverty and inequality since 1980s. So that is something that we'll do now. So before we get into the details, let's just look at a table which will give us a snapshot of what was the situation. So this is all India poverty and inequality. In this table, there are multiple periods, अलग-अलग periods दिए हुए हैं. And अब पॉवर्टी को मेजर करने के लिए पॉवर्टी लाइन चाहिए. पॉवर्टी लाइन अलग अलग तरीके से डिफाइन हो सकती है. तो जो हमारी ओल्ड डेफिनेशंस थी उसके हिसाब से हेड काउंट पॉवर्टी रेशो क्या था. उसके बाद 2009 में देयर वाज अ डेफिनेशन बाय तेंदुलकर कमिटी. आप वो सब रिपोर्ट्स इन डिटेल इफ यू वांट यू कैन गो एंड रीड इट. तेंदुलकर कमिटी कि उनकी पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशंस क्या हैं. पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशंस अगर आप सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे. ₹29, ₹33 per day per person. Definitions were like that.
Tendulkar committee, and then, Rangarajan committee. So it's a good exercise if you go and see what is the definition of somebody being below poverty line according to Tendulkar committee and also according to the Rangarajan committee. So 2009 में तेंदुलकर कमेटी की डेफिनेशन आई थी, एंड 2014 में रंगाराजन कमेटी. These two are the ones that you are seeing here. कि तेंदुलकर कमेटी की डेफिनेशन के हिसाब से क्या है हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो, एंड रंगाराजन कमेटी की जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से हेड काउंट रेशियो क्या रहा है. ये दो चीजें हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज इनइक्वालिटी, गिनी कोएफिशिएंट. तो जो हमने पहले पुराने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कोर्स में देखा था, गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, इट्स अ मेजर ऑफ हाउ मच इनइक्वालिटी इज देयर. सो ये इनइक्वालिटी नंबर जितना बड़ा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी. ठीक है. तो ये जो नंबर है, सो आउट ऑफ 100 इज दिस इज द नंबर. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो RG लिखा है, दिस इज रूरल, एंड UG दिस इज अर्बन. तो सिर्फ रूरल एरियाज में अगर देखें तो क्या है, अर्बन एरियाज में क्या देखेंगे तो क्या है, और ये ओवरऑल नंबर है. ठीक है. तो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से एट द टाइम ऑफ जस्ट द कंट्री बीइंग इंडिपेंडेंट, देयर वर द हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो वाज 52.7%. मतलब 52.7% of the people are below poverty line in India at that point of time. ठीक है. एंड एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर आप बात करो तो 210 मिलियन, विच इज 20 10 million. So 1 million is 10 lakh, 10 million is 1 crore. So this is 21 crore people. ठीक है. And then this number in terms of proportion according to old definition, same ही definition follow करते रहो तो कोई problem नहीं है. उसी definition के हिसाब से this number kept declining and it became 27.5 in 2005 and 4 and 5. But absolute numbers की अगर बात करें, 21 करोड़, 26 करोड़, 32 करोड़, 32, 32, 32, the numbers were consistent, and then it became 30 crores according to the old definition. ठीक है. But later on it was realized that there is a need to revise the poverty line also. So तेंदुलकर कमिटी की जो definition है उसके हिसाब से the numbers became 45.3%, which is 40 crores people are below poverty line. And here the number actually increased over time. Okay. From this period to this period, the number actually increased. And then in this particular span, the numbers decreased by a large amount. And then ये जो रंगाराजन कमिटी है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से there were not 26 crore people, but rather 36 crore people. In terms of percentages, it was 30% of the population. ठीक है. So these are the numbers for poverty. Apart from that, the Gini coefficient, it is 35. It decreased, again increased, slightly decreased, increased a lot, and then it's again back to the level where so it was 35 and this is close to 35.9. So there was a dip in inequality in the middle, and then we see that okay, there's a rising inequality again. So उसके क्या reasons हैं, क्या उसके पीछे का logic है, वो हम लोग देखते हैं. ठीक है. So किसी भी कंट्री का जो मेन टारगेट है, one of the main target is also reducing poverty in the country. And as compared to the neighbors, let's say as compared to China, we were relatively slow in terms of removing poverty. ठीक है. According to old definition of poverty, around let's say here, if we see in 1973, close to let's say 55% of the people are below poverty line according to the old definitions. And then when later on some adjustments were made, so number of people who were poor according to Tendulkar committee and Rangarajan committee, they increased again as well.
when the definitions were updated. ठीक है, so this is what was seen. So यहाँ पे काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिली अगर आप ये पीरियड की बात करो, यहाँ से यहाँ पे अगर इस पीरियड की बात करो, और इनइक्वालिटी का जो पैटर्न देखने को मिलता है, लॉट ऑफ इनइक्वालिटी हियर एंड देन देयर इज अ डिप एंड देन अगेन इट स्टार्टेड टू गो अप. ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी विद इन स्टेट्स एज वेल. ओवरऑल कंट्री लेवल पे देख लिया, अब अलग अलग स्टेट्स के लेवल पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है इंडिया में. जैसे कि अगर 2011 में जो तेंदुलकर कमिटी की जो डेफिनेशन है, उसके हिसाब से उसके हिसाब से केरला was the one which had the least amount of poverty. Kerala had lowest poverty rate. मतलब number of people below poverty line, that was about 7%. And if we look at the highest poverty rate wala state, that is Chhattisgarh. Chhattisgarh. Any guesses for what could the number be? So the number was, so this was the highest number, which is 40%. ठीक है, एंड अगर आप मेजरली जो नॉर्थर्न स्टेट्स हैं और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि कौन कौन से स्टेट्स, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, जिनको बीमारू स्टेट्स के टर्म्स से भी बुलाया जाता है, इनको अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए तो नियरली हाफ ऑफ इंडियाज पुअर are in these states. Half of the India's poor people are residing in these states. ठीक है, सो ये तो हो गया स्टेट वाइज क्या सिचुएशन है. सो मोस्टली नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न कह लो. ठीक है, अब विद इन डिफरेंट डिफरेंट social groups, different different castes, different different religions also, there is a difference in poverty. So it is seen that SC, ST, and let's say Muslims, they are experiencing high rates of poverty, higher poverty rates as compared to the general population, as compared to the general population. एंड जो पॉवर्टी रिडक्शन के जो एफर्ट्स हैं, वो भी इन 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 ग्रुप्स में कम देखे गए हैं. कम एज इन स्लो रेट पे. ठीक है, जो ऑल इंडिया एवरेज है वो जिस रेट से डिक्रीज कर रहा है, वो रेट इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज में काफी स्लो देखने को मिला है, जिसकी वजह से डिस्पैरिटी और आ रही है. ठीक है, so there are differences within groups, there are differences within states as well. There's a lot of diversity. And apart from that, if we look at the major public सेक्टर्स जहाँ पे गवर्नमेंट की रोल चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात हो गई, जैसे कि एजुकेशन की बात हो गई, तो यहाँ पे भी काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है. अभी भी देर इज अ लॉट ऑफ चाइल्ड malnourishment एंड लो अमाउंट ऑफ immunization that is there. Sanitation facilities are not adequate. So these problems have to be dealt with. ठीक है, एजुकेशन के टर्म्स में लिटरेसी बढ़ानी है, स्कूल इनरोलमेंट्स बढ़ाने हैं. तो आज के दिन स्कूल इनरोलमेंट्स तो ओवरऑल बढ़ रहे हैं, बट ड्रॉप आउट रेट्स काफी हैं, कि लोग स्कूल में एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं. तो ड्रॉप आउट रेट्स अभी भी ज्यादा है. तो अगर हम लोग लेट्स से कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करें, तो इंडिया में अभी भी 63% ग्रॉस इनरोलमेंट रेट है एट दी सेकेंडरी स्कूल्स. ग्रॉस इनरोलमेंट रेट इन सेकेंडरी स्कूल.
एज कंपेयर टू 81% इन चाइना। ठीक है। तो अगर हम लोग अपने नेबर से ही कंपेयर करें, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया इज बिहाइंड दीज कंट्रीज इन दीज मेजर्स एज वेल। ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन ऑन दीज एस्पेक्ट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द डिस्कशन रिगार्डिंग inequality in India। तो देखो, इंडिया को बहुत ज्यादा अनइक्वल कंट्री नहीं माना गया है सिंस लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि एक इसका काफी बड़ा रीजन है कि इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए हम लोग कंजम्पशन डेटा को यूज कर रहे हैं रादर देन इनकम डेटा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग इन इनकम डेटा ऑल्सो। तो कंजम्पशन डेटा के बेस पे अगर आप इनइक्वालिटी निकालोगे तो वो नंबर कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन हर इंसान कर रहा है। अमीर इंसान ज्यादा कर रहा है, गरीब इंसान कम कर रहा है, बट कंजम्पशन एक ऐसी चीज है जिसपे लोग ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, राइट? लेकिन एज पीपल गेट रिचर, द proportion और परसेंटेज ऑफ देयर रिसोर्सेज दैट they यूज टू कंज्यूम दैट फॉल्स, बिकॉज बाकी जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट और ये सब चीजों पे यूज करते हैं। तो कंजम्पशन डेटा के बेसिस पे अगर आप इनइक्वालिटी नंबर्स निकालोगे, सो दे विल शो दैट इनइक्वालिटी इज लेस। So that is something that needs to be थॉट अबाउट कि भाई ये जो इनइक्वालिटी मेजर है ये निकला कैसे है। अगर डायरेक्ट मेजर यूज करते हैं इनकम का यूज करने, इनकम इनइक्वालिटी यूज करने के लिए रादर देन दी कंजम्पशन डेटा, सो ये नंबर जो है ये 50% से भी ऊपर चला जाता है। तो ये जो नंबर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है दैट वाज अबाउट 35%। बट अगर जो डायरेक्ट मेजर्स का यूज करोगे तो गिनी कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 50% के ऊपर भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो 1993 से लेके 2011 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सो 30.7 से लेके 35.9, सो अप्रोक्सीमेटली 31 से लेके 36 तक नंबर रहा है। मतलब इस पीरियड में जब रिफॉर्म्स होना शुरू हो गए, लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स आने शुरू हो गए, तो इनइक्वालिटी ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ी है। और अगर आप अर्बन रूरल की बात करो तो रूरल एरियाज में जो नंबर्स हैं वो इतने हैं, अर्बन एरियाज में जो है वो इनइक्वालिटी ज्यादा रैपिड रेट से बढ़ती हुई दिख रही है एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। 28 28 28 एज कम्पेयर टू 34 36 एंड देन अप्रोक्सीमेटली 38। तो जो रूरल अर्बन है उसके बीच में भी काफी डिवाइड देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब इसके रीजन क्या है? बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो प्रीमियम है ऑफ गेटिंग हायर एजुकेशन, मोर स्किल्स, वो बढ़ता जा रहा है। तो जो लोग मोर एजुकेटेड है, मोर स्किल्ड हैं, दे आर टेकिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करें कि टॉप 1% ऑफ जो लोग हैं, शेयर ऑफ टॉप 1% पीपल, ऑफ टॉप 1% इन इनकम, इन इनकम, अगर हम लोग अर्ली 1990s की बात करें तो दैट वाज अबाउट 5%। कि जो टॉप 1% इनकम अर्नर्स हैं उनके पास एक्सेस है 5% ऑफ इनकम की। बट 2002 तक आते आते दिस नंबर बिकेम 10%, दैट टॉप 1% पीपल हैड 10% ऑफ द इनकम, एंड दिस नंबर हैज बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली नाउ ऑल्सो। ठीक है। सो देर इज increasing inequality in the society because you know now because of the privatization, people are open free to open their businesses. Education is also slowly becoming more and more private. So it's a discussion of the people who have resources and the people who don't have resources, because of which this divide is growing। ठीक है। एंड अगर हम लोग स्टेट वाइज गिनी कोएफिशिएंट देखें तो स्टेट वाइज गिनी कोएफिशिएंट देखने का मतलब ये है कि स्टेट के गिनी कोएफिशिएंट, गिनी कोएफिशिएंट ऑफ स्टेट पर कैपिटा का गिनी कोएफिशिएंट अगर देखें तो हमें देखने को मिलता है कि 1970s के टाइम पे इट वाज अबाउट 14 एंड 2009-10 के अबाउट इट वाज अराउंड 24। तो जो जीडीपी है पर कैपिटा और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, उसके बीच में जो इनइक्वालिटी है वो भी बढ़ती हुई देखने को मिली है। गिनी कोएफिशिएंट ऑफ स्टेट पर कैपिटा की बात करें तो मतलब उसमें कितना वेरिएशन है। ठीक है। तो
जो स्टेट्स हैं, जो काफी रिच स्टेट है जैसे हरियाणा, पंजाब, ये सब काफी फास्ट रेट से ग्रो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द पुअरर स्टेट्स लाइक बिहार। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द डिस्कशन पॉइंट्स, यू नो, इन टर्म्स ऑफ द इनइक्वालिटी। ठीक है। तो अब अगर ओवरऑल कुछ पॉइंट्स में सारी चीजों को समराइज करना हो कि 1980 से लेके 2014 का पीरियड जो था, उसमें व्हाट रियली हैपेंड, तो काफी इंप्रूवमेंट्स रहे हैं प्री 1980s के पीरियड को कंपेयर करके। ग्रोथ रेट हमने एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड काफी हाई ग्रोथ रेट अचीव की है ऑन एन एवरेज। बट बीच बीच में फिस्कल मैनेजमेंट थोड़ा फ्रूगल, थोड़ा फ्रेजाइल रहा है। ठीक है। देर हैव बीन सर्टेन मिसमैनेजमेंट्स, एंड 1991 में जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए हैं दैट हैव प्लेड अ बिग रोल। ठीक है। तो चैलेंजेस की अगर बात करी जाए तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हैज हैपेंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक स्पेंडिंग ऑन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर, जिसमें हेल्थ भी आ गया, एजुकेशन भी आ गया, वो आज के दिन भी काफी इनएडिक्वेट है। देयर इज अ नीड ऑफ स्पेंडिंग मोर इन दिस सेक्टर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, growth rate was happening, but whether that growth rate was inclusive or not, inclusive as in कि वो हर इंसान की, यू नो, हर इंसान को ग्रोथ का इम्पैक्ट मिल रहा है या नहीं, या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को ही वो ग्रोथ रेट का इम्पैक्ट मिल रहा है, तो उस चीज को हम लोग कैसे देख सकते हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन कैसे रहा। तो पॉवर्टी एलिविएशन वाज वेरी अनइवन, एट सम प्लेसेस इट हैज हैपेंड, एट सम प्लेसेस इट हैज नॉट हैपेंड। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। अब बात करी जाए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, तो अगर हमें फ्यूचर में एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना है, थोड़ी प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ना है, तो एटलीस्ट 7 to 9% के बीच में अपकमिंग 20 years, 30 years, India needs to at least grow at that rate in order to be prosperous in the near future, and also achieve the goal of poverty alleviation. Lot of reforms are needed in order to achieve that, which is also dependent on what is the political landscape, what is the way in which economic policies are being carried out. ठीक है। तो ये हमारा पूरा एनालिसिस था, जिसमें हमने इंडिपेंडेंस से लेके 2014 तक के पीरियड को दो मेजर हिस्सों में डिवाइड किया। हर जगह के पॉलिटिकल लैंडस्केप को देखा, उस वक्त क्या सिस्टम चल रहा था, उससे इकोनॉमिक पॉलिसीज पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उस वक्त की पॉलिसीज का आने वाली इकोनॉमिक पॉलिसीज पे क्या इम्पैक्ट रहा, 1980s के बाद के पीरियड में कैसा पॉलिटिकल लैंडस्केप था, उस वक्त की जो पॉलिसीज थी वो इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट कर रही थी, एंड उसकी वजह से पॉवर्टी और इनइक्वालिटी पे क्या फर्क रहा। ठीक है। सो ये हमारा पूरा एनालिसिस था। With that, we are done with the first reading for our first unit. Unit number 1 also has one more reading, which is, uh, you know, second reading by Rakesh Mohan, and the name of the reading goes by, just a moment. This is मूविंग इंडिया टू अ न्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। तो इसमें भी हम लोग इंडिया के काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे। वी विल ऑल्सो गेट इनटू द डिटेल्स रिगार्डिंग व्हाट आर द रीजंस फॉर व्हाई द इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग इन दिस मैनर। सो दैट विल ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। फर्स्ट यूनिट में यही बातें होंगी कि इंडिया इकोनॉमी का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है, क्या गोल्स हैं, कैसी परफॉर्मेंस रही है, ये मेन चीजें रहेंगी। सो दैट विल बी टेकन अप इन दी अपकमिंग वीक। चैप्टर नोट्स विल ऑल्सो बी अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट। ये जो भी क्लासेस हुई हैं इसके क्लास नोट्स जो है, यू कैन चेक आउट ऑन द वेबसाइट, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप for all the updates of when this particular class is happening. So I hope this was helpful. In case of any doubts, you can join the WhatsApp group and ask your doubts over there. Okay. Thank you so much. See you next week.